everyone. So today we have the Ankit Sharma with us. So he have done the BTech from NIT Hamirpur. Then he have done the masters from the University of Southern California, and right now he is working for AMD, right? AMD USA, right? So hello Ankit, how are you? hey, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, हम भी बढ़िया है, आप बताइए। सो या और स्टार्ट करते हैं कि आपकी जर्नी से, कि आपने ग्रेजुएशन कैसे किया, फिर आपकी जर्नी यूएसए में कैसे आई, फिर लाइक यू आर वर्किंग फॉर एएमडी राइट नाउ। सो वी विल गो स्टेप हम्म, बाय स्टेप। सो हाउ वाज योर लाइक यू हैव डन द बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स राइट, ईसी इन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एनआईटी एंड हमीरपुर। कम्युनिकेशन। सो हाउ वाज योर लाइफ एट बीटेक हमीरपुर, और आपका इंटरेस्ट हमीरपुर में आपने एडमिशन लिया हो तो यू मस्ट बी गेटिंग CS from other college, right? But you have taken the EC from Hamirpur, right? So उसका क्या रीजन था कि भाई EC लिया आपने rather than CS? हम्म, आपका इंटरेस्ट कैसे जगा उसमें? हम्म, हाँ, तो स्टार्टिंग ऐसी है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ऐसा कुछ नहीं कि सीएस की ज़्यादा डिमांड है तो मुझे सीएस में रहना था। तो ये ऐसा हुआ कि हम जब छोटे थे तो कंप्यूटर्स आए। हम्म मैंने फर्स्ट कंप्यूटर अपनी लाइफ में देखा जब मैं मम्मी के ऑफिस गया। वहाँ पे विंडोज़ 98 2000 वाला कंप्यूटर यूज़ होता था। कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर होता था, साथ में एक प्रिंटर भी होता था। तो ऐसे ऐसे लाइफ में कंप्यूटर देखा, स्कूल में भी देखा। तो थोड़ा इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। तो मुझे थोड़े से दिमाग में था कि कंप्यूटर साइंस जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और हम मुझे तो ये बनाना सीखना है कि कंप्यूटर कैसे बनता है। तो यही सोच से मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिया। और मेरी हमेशा से फर्स्ट चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स रही है। कंप्यूटर साइंस नहीं थी मेरी कभी फर्स्ट चॉइस, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता था कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी कंप्यूटर साइंस की चीज़ें सीख सकते हो, बट एक इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री लेना, एक स्पेशलाइज्ड डिग्री लेना, वो थोड़ा सा अलग ही पाथ आ जाता है जहाँ पे तुम्हें बेसिक से हर चीज़ समझनी पड़ेगी। बट एग्जैक्ट। कंप्यूटर साइंस में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, तुम सीख सकते हो कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेजेस, तुम सीख सकते हो। मैंने हम्म सी प्लस प्लस का बेसिक सा कोर्स +2 के बाद कर लिया था। हम्म जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि जाओ आईआईटी की कोचिंग ले लो, थोड़ी सी कुछ पढ़ लो, आईआईटी का एग्ज़ाम दे लो, मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, मुझे इतना नहीं है मन, मैं जाके सी++ सीख लेता हूँ। वो थोड़ा सा अलग कुछ चला था। हम्म मैं जिस टाउन से आया था वहाँ पे मतलब कोचिंग नहीं होती थी आईआईटी की। हाँ, तो इसलिए पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि अब तुम +2 कर चुके हो तो थोड़ी कोचिंग ले लो। मैंने मना किया। मैं कहा नहीं, मैं खुश हूँ, मेरे को आईआईटी नहीं देना है, बिकॉज मुझे पता है उसके लिए बहुत अलग प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो मैंने सिंपल सी++ सीखा, और जिससे मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस इज समथिंग कि हम सीख सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है कि एग्जैक्टली। कंप्यूटर साइंस में तो कोई भी सीख सकता है। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हैं। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आया। बीटेक मैंने एनआईटी हमीरपुर से करी। सभी कॉलेजेस की तरह मेरे भी 4 साल बहुत अच्छे से गुजरे। मस्ती मौज मस्ती में गुजरे। थोड़े कोर्सेज ऐसे होते थे जो मुझे अच्छे लगते थे, उनको मैं पढ़ता था, हर चीज़ उसमें करता था, होमवर्क्स खुद करता था, समझता था, एग्जाम में भी उस उनमें नंबर आ जाते थे। कोई कोर्सेज ऐसे होते थे जिनमें इंटरेस्ट नहीं बना, जैसे तुम्हारा आरएफ वगैरह वाली साइड वाले वायरलेस की साइड के कोर्सेज है, उनमें इंटरेस्ट नहीं बना तो उनको कभी ढंग से पढ़ा भी नहीं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी बीटेक ख़त्म कर दी। बीटेक के टाइम में इंटर्नशिप भी लगी, वो भी बाय चांस लग गई थी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ओके। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की जॉब्स का थोड़ा बहुत आइडिया लगा, वरना बीटेक में मैं सच्ची बोलूँ तो इतना नहीं पता लगता था कि हम जो एग्जैक्टली। पढ़ रहे हैं वो कैसे यूज़ होगा। बट जब थोड़ा सा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आया तो थोड़ा डिज़ाइन का पता लगा कि डिज़ाइन जो होती है हार्डवेयर का वो कैसे होता है। तो उसके एग्जैक्टली। बेसिस पे फिर मैंने अपनी जॉब भी ढूंढी। और फिर जॉब करते करते थोड़ा लगा कि नहीं, थोड़ी मास्टर्स की ज़रूरत है। तो फिर मैंने आके यूएस आके मास्टर्स करी है, एमएस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यूएस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन डिग्री नहीं होती है। तुम करोगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करोगे। एंड उसके बाद फिर एएमडी में अब मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यू हैव डन द इंटर्नशिप एट मेंटर ग्राफिक्स राइट? मेंटर हम्म ग्राफिक्स में आपके कॉलेज से इंटर्नशिप लगाता है या फिर ऑफ कैंपस लगाता है? तो हाउ यू प्रिपेयर फॉर द इंटर्नशिप? सो मेंटर ग्राफिक्स का ऐसा था कि
मेंटर ग्राफिक्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है, उसको बोलते हैं HEP प्रोग्राम। उसका है हायर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें वो वेरिलॉग, सिस्टम वेरिलॉग और वेरिफिकेशन सिखाते हैं। ट्रेनिंग बेसिक, होगा जैसे। हाँ, इट्स अ ट्रेनिंग। इट्स अ ट्रेनिंग इन अ सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप। वो तुम्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं कि तुमने यहाँ हमारे साथ ट्रेनिंग करी है, तुमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं इस ट्रेनिंग में। तो वो मेरी ट्रेनिंग थी। इट वाज नॉट अ इंटर्नशिप कि भाई मैं उनके किसी टीम में प्रॉपर काम किया है। वो ट्रेनिंग थी। सो तो इट इस ट्रेनिंग में वाज पेड, अभी वाज पेड। नहीं, ये वही मैं उसके बारे में बता रहा हूँ ओके। कि मेंटर की ये ट्रेनिंग होती है। इसमें वो, मेरे टाइम में ऐसा होता था, अब मुझे नहीं पता क्या होता, बट मेंटर की ये HEP ट्रेनिंग जो होती है, इसमें ये 30 बच्चे लेते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। बट सॉरी, 30 बच्चे लेते हैं इन नोएडा लोकेशन एंड इन बैंगलोर लोकेशन एज वेल। अब हो सकता है कि कुछ चेंज हुआ हो, नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मेरे टाइम में 30 बच्चे लेते थे नोएडा में, 30 वो बैंगलोर लोकेशन में, और उन बच्चों को वो ट्रेन करते थे। तो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, बट कम्पिटेटिव होती थी टू गेट इनटू, क्योंकि वो सिर्फ 30 बच्चे लेते थे। तो मेरे टाइम में बहुत सारे NIT से बच्चे थे, दिल्ली NCR के कॉलेजेस से उनके टॉप रैंकिंग बच्चे थे। तो उसमें मैं भी बाय चांस सेलेक्ट हो गया था। एंड ये सिलेक्शन बहुत लेट हुई थी, और उस टाइम तक मैंने तो होप्स छोड़ दी थी। आई थिंक मुझे मई में कॉल आई है, और जून में ज्वाइन भी किया है मैंने इंटर्नशिप। और कॉलेज मेरा खत्म हो गया हुआ था, थर्ड ईयर खत्म हो गया था, मेरे पास उस टाइम इंटर्नशिप नहीं थी। मैं सिंपल सी BSNL में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। बट फॉर्चुनेटली मेंटर से कॉल आया, एंड उसके बाद फिर मैं वो इंटर्नशिप करने जून में चले गया था। तो इस इंटर्नशिप में जो पहले टीचर होते थे मेरे टाइम में, वो इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। उन्होंने 1990s से केडेंस में काम किया हुआ था, एंड बहुत सारे टूल्स केडेंस के बनाए हुए थे। उसके बाद उन्होंने अपना भी एक स्टार्टअप खोला था, फिर वो आई थिंक फिर से केडेंस में अभी काम कर रहे हैं। तो वो आके हमें पढ़ाते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक्स ऑफ वेरिलॉग, और थोड़ा शेल स्क्रिप्टिंग भी उसमें सिखाई जाती थी, बिकॉज शेल में तुम बैश टर्मिनल पे काम करते हो या C टर्मिनल पे, तो तुम्हें वो बेसिक्स थोड़े बहुत आने चाहिए। तो ये बहुत ही एक्सेलरेटेड वे में तुम्हें सिखाते थे। और ये जो कोर्स उन्होंने वहाँ सिखाया है, ये एक्चुअली मास्टर्स लेवल का कोर्स है, जो तुम्हें 2 महीने के अंदर अंदर खत्म करना होता है। एक पूरे सेमेस्टर का कोर्स है ये, जो तुम्हें 2 महीने के अंदर करना होता है। उसमें ही प्रोजेक्ट्स भी तुम्हें करने होते हैं। तो ये मेरी इंटर्नशिप थी मेंटर ग्राफिक्स में। Okay. So it was campus placement or like it was through the campus or off campus? नहीं, ऑफ कैंपस तुम उनकी वेबसाइट में जाके खुद अप्लाई करते हो। Okay. बट हमें पता लगा था हमारे एक प्रोफेसर से कि मेंटर ग्राफिक्स में ऐसा कुछ होता है। तो उनके थ्रू पता लगा, बट अप्लाई तुम्हें खुद करना होता है। Okay. They give the placement offer also, placement offer मिलता है उस 2 months के बाद कुछ बच्चों को उसमें। उसमें ऐसा होता है कि शायद ऑफर मिलता है। मैंने पहले सुना था कि जो पहले के पास आउट थे उस ट्रेनिंग बैच के, तो उनको ऑफर्स मिले थे। मेरे बैच में सिर्फ एक को मिला था। ओके। बट उस टाइम ऐसा हुआ था कि जिस टाइम हमने मेंटर ग्राफिक्स का वो कोर्स किया, 2016 था वो। अ, और शायद जुलाई में हमने वो कोर्स खत्म किया, और सितंबर में उनको सीमेंस ने एक्वायर कर लिया था। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ट्रांजिशन चला हुआ था, तो उस टाइम कोई ऑफर्स नहीं दिए गए थे। एक था हमारे बैच में जो, उनका कोई एक कंपटीशन होता है, उसको उसने जीता था। ओके। उसमें कुछ डिजाइन कंपटीशन होता है, गुड अमाउंट ऑफ मनी उसको मिला था। उसके बाद उसको ऑफर किया गया था, बिकॉज वो मतलब उसने दिखाया कि ही इज दैट गुड इन दिस फील्ड, तो उसको ऑफर किया गया था। वरना टिल नेक्स्ट 2 इयर्स हमें कोई ऐसे कांटेक्ट नहीं हुआ था मेंटर ग्राफिक्स से। ओके फाइन। बट आई रिमेम्बर कि मेरे को 2 साल के बाद कांटेक्ट किया गया था। बट तब तक मैं अपनी फुल टाइम जॉब शुरू कर चुका था। Okay. So then you joined a Logic for Technologies as a RTL design engineer. So how was it like आपने किस चीज पे काम किया? How was the experience at Logic for Technologies? लॉजिक फ्रूट टेक्नोलॉजीज मेरी फर्स्ट कंपनी थी। Okay. मैं वहीं पे RTL डिज़ाइन कर रहा था, बट हम FPGAs के लिए डिज़ाइन करते थे। तो मोस्टली IP डेवलपमेंट का काम होता था कि कस्टमर के लिए या खुद की लॉजिक फ्रूट की कोई IP हम बना रहे हैं,
वो पूरी आरटीएल डिज़ाइन उसका हम करते थे। आर्किटेक्चर तो चलो सीनियर्स डिफाइन करते थे, बट हम जो है अपने लीड्स के साथ बैठ के एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स बनाते थे, उनको फिर बोर्ड पे भी टेस्ट करते थे। तो लॉजिक फ्रूट का जो मेरा टाइम था उसमें मैंने सब कुछ सीखा है, बेसिक। Yeah. मेरे को आरटीएल लिखना आता था, बट बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी कि जो मैं लिख रहा हूँ उसकी सिंथेसाइजेबिलिटी पे ध्यान देना होता है। जो हम्म, मैं काम कर रहा हूँ उसके एक हार्डवेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों का मैंने लॉजिक फ्रूट में ही सीखा। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, इथरनेट आईपी पे बहुत काम किया, थोड़ा बहुत पीसीआई रिलेटेड कुछ काम किया, और वहीं से ही मैं थोड़ा ग्रो हुआ। एंड हम्म, बीच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी मुझे रोकती है चीज़ें समझने से। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मास्टर्स करनी चाहिए। तो उसके ओके, लॉजिक फ्रूट के बाद मैं यूएस आ गया फिर मास्टर्स करने। ओके। सो लॉजिक फुड में एफपीजीए पे ज्यादा काम होता है, राइट? सो एफपीजीए में ज्यादातर ऐसा सुनते हैं कि वीएसडीएल पे काम होता है, राइट? एंड इंडस्ट्री में जो है मैं एसिक पे काम होता है, तो वेरिलोग पे काम होता है। सो इज नहीं, इट ट्रू? ये पहले के टर्म्स है कि अब तुम कोई लेगेसी टूल उठाओगे तो उसका हार्डवेयर VHDL में लिखा गया होगा, जो एग्जैक्ट। FPGA के लिए है। बट अब नहीं यूज की जाती VHDL, बिकॉज वो बहुत ही वर्बोस लैंग्वेज है। और फिर उसमें किसी एक जिसने सीखी हुई होती है VHDL, उसको खुद सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी ऐसी होती है कि तुम किसी नए इंसान को इतनी जल्दी नहीं सिखा सकते जितना तुम किसी को वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग सिखा सकते हो, बिकॉज वो C++ की तरह होती है। ओके। तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत मूव ऑन कर चुकी है। अब वेरिलॉग की जगह मोस्टली सिस्टम वेरिलॉग यूज किया जाता है, या। बिकॉज वेरिलॉग में थोड़ी बहुत जो खामियां थी उसको सिस्टम वेरिलॉग ने ओवरकम किया। सिस्टम वेरिलॉग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड हुई है, तो इसलिए अब इंडस्ट्री मोस्टली सिस्टम वेरिलॉग यूज करती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम जैसे मैंने बोला कि लेगेसी अगर तुम कोई आईपी उठाते हो तो वो VHDL में लिखी गई हो सकती है, क्योंकि VHDL पहले बहुत यूज होती थी बिकॉज वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड, और इसका कंसेप्ट तुम पढ़ सकते हो कि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होती है, VHDL क्यों स्ट्रांगली टाइप्ड है। उसमें अगर तुम गलती से भी असाइनमेंट में मिसमैच करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बिट विड्थ मिसमैच होगी, तो वो कंपाइल ही नहीं होता है। तो हम्म, ऐसी ऐसी चीज़ें इनिशियली यूज़ की जाती थी, VHDL यूज़ की जाती थी, बट वो थोड़ी समझने में, थोड़ा यूज़ करने में एक न्यू इंसान को थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है उसमें। इसलिए अब सारे के सारे सिस्टम वेरिलॉग में मूव हो गए हैं। ओके। बट सो अगर तुम किसी एक्सपर्ट को पूछो तो वो यही बोलेंगे कि VHDL बहुत अच्छी है, बिकॉज VHDL स्ट्रांगली टाइप्ड है, तो गलती होने के चांस कम होते हैं। so you have prepared for the masters, then you have done the master from University of Southern California. So how you हम्म। prepare for, like, what was the like complete journey for the master preparation, basically GRE TOEFL आपने कैसे कैसे अप्लाई किया? So what is, if someone from India want to go for the masters after gaining experience of 1 or 2 year, so what should be the first step, second step, third step? मास्टर्स अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हो तो मैं यूएस के लिए बोल सकता हूँ कि ठीक है, यूएस इज़ अ गुड प्लेस। यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, रिसर्च पे थोड़ा बहुत फोकस होता है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुमने सबसे पहले कि किन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, उनकी क्या रैंकिंग्स है, क्या जीआरई स्कोर वो मांगते हैं। उसके बाद अपने जीआरई की प्रिपरेशन करो, उसमें जो भी स्कोर आता है फिर उसके बेसिस पे तुम फिल्टर आउट करो कि तुमने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे उनके स्कोर क्या चाहिए होता है, और तुम्हारा स्कोर कैसा है, तुम किस कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। करने को तो तुम 50 कॉलेजेस में भी अप्लाई कर दो, बट वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। Exactly. तो अपने स्कोर के बेसिस पे फिल्टर आउट करो कि थोड़े से कम्पिटिटिव लेवल पे भी चल जाओ, थोड़ा अपने लिए सेफ साइड में भी जा सकते हो। मेरे केस में मेरा स्कोर डिसेंट था। मैंने 3 कॉम्पिटिटिव कर दिए थे, 3 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कर दिया था, थिंकिंग कि एटलीस्ट एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरा हो जाएगा।
6 में से मेरे को 4 में से ऑफर आ गया था, जिसमें जो मुझे बेस्ट लगा मैं वहाँ चले गया। और फिर उसमें ये आता है कि जीआरई की प्रिपरेशन में आई थिंक 3 महीने बहुत होते हैं। तुम और भी टाइम ले सकते हो, अगर तुम्हें लगे कि स्कोर अच्छा नहीं है तो तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ पूरे ईयर का तुम्हें पता होना चाहिए कि कब अप्लाई किया जाता है। तुम्हें अगस्त वाले टाइम फ्रेम में जाना है कि तुम्हें जनवरी वाले टाइम फ्रेम में जाना है, उसके बेसिस पे तुम अलग अलग टाइम पे जीआरई दे सकते हो। जीआरई के साथ साथ टॉफल भी चाहिए होता है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए टेस्ट होता है। तो टोफल के लिए मुझे लगा कि अब मैं बचपन से एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था, तो मेरे लिए 2 हफ्ते बहुत थे। उसमें मुझे बस ये समझना था कि एग्जाम होता कैसे है, उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, बस वो सीखना था मुझे। बाकी ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने को टाइम दो पहले। थोड़ा बोलना अच्छे से सीखो, थोड़ा समझना अच्छे से सीखो कि कोई दूसरा बोल रहा है तो तुम अच्छे से इंग्लिश समझ पा रहे हो। या फिर अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है इंग्लिश तो प्रैक्टिस करो ताकि तुम जो बोल रहे हो वो क्लियर हो। टोफल में मैंने ये देखा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि तुम कितना तेज बोलते हो। टोफल में ये इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कितना स्पष्ट बोलते हो, एग्जैक्टली। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो हाँ। इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें बेशक तुम कम बोलो बट तुम क्लियर बोलो। और उसमें फिर ये टेस्ट किया जाता है कि तुम जो बोल रहे हो वो कितना रेलेवेंट है जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा गया और तुम कुछ और ही बोली जा रहे हो, जिसका कोई तुक नहीं बनता, या एक ही लाइन रिपीट करी जा रहे हो, तो वो तुम्हारे मार्क्स को कम कर देता है टोफल में। तो इसलिए मतलब बोलना सीखो, कम बोलो बेशक बट पॉइंट्स अच्छे बोलो और क्लियर बोलो, तो तुम्हारा टोफल में स्कोर अच्छा आ जाता है। और बहुत सारे कॉलेजेस है जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, वहाँ पे ऑब्वियसली तुम्हें 100+ टोफल स्कोर चाहिए। बट डिसेंट कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस 80, 85, 90, 95 तक का टोफल स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंसान इंग्लिश अच्छी बोल लेता है थोड़ी और समझ लेता है तो वो इनफ है उनके लिए आगे की एग्जैक्टली। कोर्स वर्क के लिए। कॉम्पिटेटिव कॉलेजेस के लिए ये होता है कि उन्हें रखना पड़ता है कहीं पे, कहीं ना कहीं पे उनको अपने स्टूडेंट्स को एज देना होता है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा। बिकॉज वहाँ पे एप्लीकेशंस बहुत आती है तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए रीजंस चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से कोर्स वो उन्होंने अपना का स्कोर कैसे वेरी किया होता है। ओके। अब उसके अलावा जीआरई प्रिपरेशन के अलावा तुम्हें अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, जिसको तुम टाइम दो। उसको लिखना पड़ता है, उसको कॉलेज के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा लिखना पड़ता है। वहाँ पे कोर्सेज के ऑफर होते हैं, वहाँ पे कौन से प्रोफेसर है वो क्या पढ़ाते हैं, कौन से कोर्सेज तुम्हें पसंद है, किस डायरेक्शन में तुम पढ़ाई करना चाहते हो। और तुम ये भी उसमें लिख सकते हो कि तुम कोई रिसर्च अगर करना चाहते हो किसी प्रोफेसर के साथ तो उस फील्ड के बारे में तुम कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो। और बहुत सारे कॉलेजेस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की लेंथ वेरी करती है कि कितना लंबा तुम लिख सकते हो। कोई बोलेगा कि सिर्फ 50 वर्ड्स में लिख दो, कोई बोलेगा 2 पेज का भी लिख सकते हो। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, उस चीज़ को तुम्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा। यही तुम्हारी मतलब पूरी एमएस की प्रिपरेशन का होता है। इसमें 6 महीने से तुम कम से कम 3 महीने में भी सब कुछ कर सकते हो। जीआरई दे दो, टोफल दे दो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दो। बट मैंने आराम से 7 से 8 महीने लिए थे इस पूरी प्रोसेस में। ओके। एवरेज बच्चे को 1 साल लग ही जाता है, 1 साल मान के चलिए, राइट? और मतलब हाँ, तुम्हें अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें अगले साल जाना है हाँ। तो तुम पहले जीआरई दोगे। पहले तो एग्जैक्टली। तुम ये देखोगे कि अगर मान लो तुम्हें अगस्त में जाना है अगले साल, तो इस साल तुम्हें दिसंबर से पहले जो है क्लियर। अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कर। दिसंबर मैक्सिमम जनवरी तक अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम फ्रेम को दिमाग में रख के तुम्हें जीआरई भी देना है, टोफल भी देना है, कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखनी है, अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लेना है। तो ये प्रोसेस को तुम
कम से कम मेरे हिसाब से अक्टूबर में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट अक्टूबर में जीआरई तो देना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से तुम अपना टाइम फ्रेम सोच सकते हो। बेस्ट केस में सितंबर में पढ़ना शुरू कर दो या अगस्त में पढ़ना शुरू कर दो, ताकि तुम अक्टूबर एंड तक हर चीज़ कंप्लीट करके फ्री हो जाओ। नवंबर में बस तुम्हें रिव्यू करके कि किस कॉलेज में अप्लाई करना है, बस वहाँ पे उनकी एप्लीकेशन भरनी है। और हाँ, एप्लीकेशन फीस भी होती है। तो हम्म। ऐसा मत कर देना कि तुम 10-15 कॉलेजेस सोच लो और 1.5-2-3 लाख रुपए सिर्फ उनकी एप्लीकेशन में लगा दो। एग्जैक्टली। तो अच्छे से फिल्टर आउट करना अपने कॉलेजेस। एग्जैक्टली। तो स्टेप वन वन बात करूँ तो मैं हो गया जीआरई एंड टॉफल। जीआरई होता है वो 20 का, जिसमें की एवरेज डिसेंट स्कोर माना जाता है 305, राइट। टॉफल की बात, फर्स्ट स्टेप में टॉफल भी आता है। टॉफल में तीन चीजें, चार चीजें होती हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, राइट। जो हम्म। कि 120 मार्क्स का होता है। ईच इज ऑफ हम्म। 30 मार्क्स, राइट। एंड अराउंड हम्म। 90 इज द डिसेंट स्कोर, राइट। सो फर्स्ट हम्म। स्टेप इज जीआरई एंड टॉफल हो गया। सेकंड स्टेप की बात करें तो मेरा लेट एसओपी हो गया, और जो भी हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है उस चीज को प्रेजेंट करना, राइट। एंड थर्ड हम्म। थर्ड स्टेप इज अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज, राइट। और फिर वीजा एंड ऑल, राइट। सो दीज आर द बेसिक स्टेप, हम्म। राइट। हाँ, ये स्टेप्स है। एसओपी में ये नहीं प्रेजेंट करना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, एसओपी में ये प्रेजेंट करना होता है कि तुम्हें क्यों लें, तुम वहां जाके क्या करना चाहते हो, कौन से कोर्सेज लेना चाहते हो, और तुम्हारा बैकग्राउंड रेलेवेंट क्यों है उन कोर्सेज के लिए। या फिर अगर रेलेवेंट नहीं है बैकग्राउंड, तुम सीएस में जाना चाह रहे हो तो तुम क्यों जाना चाह रहे हो, क्या तुम अपना फ्यूचर पाथ लेना चाहते हो, और कैसे कैसे तरीके के कोर्सेज पढ़ना चाहते हो, तो वो एसओपी में बताना होता है। सो लेट्स से एक एक है फ्रेशर मेरे पास, और एक है एक्सपीरियंस वाला बंदा। लेट्स से यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ टू ऑलमोस्ट 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लॉजिक टेक्नोलॉजीज। तो हम्म। किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किसको ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, राइट। किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो अफेक्ट करता है एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या नहीं करता है? रेलेवेंट एक्सपीरियंस वही है, दर्शाना आना चाहिए। हाँ। अगर तुम एसओपी में बस यही लिखते रहो कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, हाँ। और वहां पे ये ना लिखो कि मैं इस यूनिवर्सिटी को क्यों क्यों ज्वाइन लेना? करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली। मैं क्या कोर्सेज लेना चाहता हूँ, क्या रीजन है कि मैं यही कोर्सेज लेना चाह रहा हूँ, और तुम्हें ये नहीं पता कि कोर्सेज ही क्या ऑफर किए जाते हैं, तुम बस ये बोलो कि मुझे इस स्पेशलाइजेशन को पढ़ना है, पर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि उस स्पेशलाइजेशन में सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तुम दर्शा ना सको कि तुम्हारा कोर्स वर्क या फिर तुम्हारी एक्सपीरियंस क्यों तुम्हें तो मतलब वो तुम्हें ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मतलब वो एमएस में इंटरव्यूज नहीं होते, बट उसमें ये भी तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास जॉब है, तो तुम वो छोड़ के मास्टर्स क्यों करने आ रहे हो। तो उसमें दर्शाना होता है कि जैसे मेरे केस में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, थोड़ा सा गैप है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मुझे एडवांस लेवल के कोर्सेज थोड़े पढ़ने पड़ेंगे ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें थोड़ी बारीकियां भी समझ सकूं। तो इस तरीके से मैंने दर्शाया कि ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कि हमारी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, छोटे छोटे आईपीस मैंने डेवलप करी है, बट उनको और इन डेप्थ समझने के लिए मैं एक मास्टर्स डिग्री करना चाहता हूँ, थोड़े बहुत रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहता हूँ, और एडवांस लेवल के कोर्सेज करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करना चाहता हूँ, तो मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बेसिक लेवल हमने नहीं पढ़ा था बीटेक में, तो मैं वो भी पढ़ना चाहता हूँ, और उसके एडवांस लेवल के कोर्सेज भी पढ़ना चाहता हूँ। तो इस तरीके से एक एक एक्सपीरियंस वाले को भी बताना होता है, और एक फ्रेशर है तो फ्रेशर को भी सेम ही तरीके से बताना पड़ेगा कि उसका क्या इंटरेस्ट है। ओके। ओके। वो सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि भाई बेस्ट कॉलेज है इसलिए मैं यहाँ आके पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है यार, बेस्ट तो सबको सब यही लिख देंगे कि बेस्ट कॉलेज और मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, बट तुम्हें क्यों चूज करें, तुम क्यों आना चाहते हो इस कॉलेज में। ठीक है, कॉलेज ये नहीं बोलता कि भाई हमें क्या फायदा होगा तुम्हारे यहाँ आने से, कॉलेज ये बोलता है कि तुम आना क्यों चाहते हो, वो तो एक्सप्लेन करो अच्छे से। तो जो बस कि यही स्टेटमेंट तुम्हें ऑफ अपनी पर्पस है। एसओपी में दिखाना है। कि एग्जैक्टली। तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ आना। ठीक है, हाँ। कॉलेज ये नहीं बोलता कि भाई तुम हमारे पास आओगे और तुम हमारा नाम रोशन करोगे, कॉलेज ये बोलता है कि तुम आना क्यों चाहते हो वो एक्सप्लेन करो बस मुझे, कि ऐसा क्या है कि जो हम तुम्हें लें, हम ऐसा क्या ऑफर करते हैं वो भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके हमें समझाओ, और तुम क्या करना चाहते हो इस डिग्री को करके, और फ्यूचर में वो भी थोड़ा बहुत समझाओ।
एक होता है एसओपी, एक होता है एलओआर, कुछ यूनिवर्सिटीज एलओआर भी मांगते हैं, लेटर ऑफ। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हाँ, होता है, वो तुम्हारे वो प्रोफेसर देते हैं। कंपनीज के थ्रू जाता है, राइट? नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स का। तुम ओके। बेशक 10 साल काम किया हो, बट तुम्हारे कम से कम दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तुम्हारे प्रोफेसर से आने चाहिए। ओके। दो अलग अलग प्रोफेसर से, कंपनी का सिर्फ एक काफी होता है। ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने आगे क्या करना है, तुम्हें एडमिशन क्यों लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कंपनी का एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत फायदेमंद रहता है, बट तुम्हारे स्कोर्स, तुम्हारे ग्रेड, तुम क्यों आना चाहते हो, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ओके। मैं बात करूँ कोस्टिंग की, जस्ट मेरे को अप्लाई और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है और तैयारी करनी है जस्ट मास्टर्स के लिए, तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ जाती है? 1 से 2 लाख आ जाती है, राइट? क्योंकि जीआर की भी फीस हो गई, टोफल की फीस हो गई अराउंड 20,000, फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की अलग फीस हो गई, तो देखो, कितनी मेरे एवरेज कॉस्ट हिसाब आ से जाती है? अब एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे टाइम में अलग कन्वर्जन चार्ज भी अलग होता था, बट मेरे हिसाब से जीआरई $250 का है। हम्म। नहीं तो 200 का तो होगा ही, चलो हाँ, ये लेके चलो लेट टू से बीस फिफ्टी हजार डॉलर्स रुपये का, का है। 20,000 रुपये मान लिया। हाँ, ज़्यादा होगा इस टाइम 20 से, हाँ। बट चलो 20,000 का है। टोफल थोड़ा सस्ता होता है इससे। टोफल में चेंजेस आए हैं, तो उस टोफल का टाइम फ्रेम भी अभी थोड़ा कम ऑल्सो कर दिया टॉफल की गया है। जगह कुछ बच्चे आई आईएल्स भी देते हैं, और एक होता है एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कनाडा में चलता है वो इजी होता है काफी, यूएसए में नहीं अब चलता। शायद से डुओलिंगो वाले कोर्सेज भी डुओलिंगो, हाँ, चलते हैं। समथिंग लाइक हाँ, दैट। तो मेरे हिसाब से आइलेट्स काफ़ी इजी है। आईएल्स, आइलेट्स नहीं, ये टॉफल। तुम्हारा टोफल काफ़ी इजी है। आइलेट्स में टॉफल क्या होता यूएसए है में कि काफी चलता है, राइट? ऑलमोस्ट हर कंट्री में टोफल चलता है, इतना नहीं तुम्हें डिफरेंस महसूस होगा। मैंने जर्मनी के कॉलेजेस भी देख रहा था, हर जगह यूज होता है, तो वो डिफरेंस तुम्हें नहीं महसूस होगा अनटिल अनलेस शायद तुम अगर इंग्लैंड अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आइल्स शायद इंग्लैंड का ही टेस्ट है। उसमें जो टेस्ट टेकर होता है वो तुम्हारे सामने बैठ के शायद तुम्हारे स्किल्स भी चेक करता है। टोफल पूरा का पूरा एक मतलब कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। प्रोग्राम। उसमें बैकएंड में तुम्हारे राइटिंग चेक की जाएगी, स्पीकिंग चेक की जाएगी, बट उस टाइम कंप्यूटर पे तुम पूरा का पूरा टेस्ट देते हो। और अभी सुनने में आया है, मैं शायद ईमेल्स वगैरह आई थी मुझे, तो मैं देख रहा था कि उस टेस्ट का टाइम रिड्यूस कर दिया गया है। पहले वो थोड़ा लंबा होता था, सेक्शंस ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा रिड्यूस कर दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए वो लोगों को टेस्ट देना। तो उसकी कॉस्ट की अब हम बात कर रहे थे, तो 20,000 अगर तुमने जीआरई की ले ली, तो 15 से 16 हज़ार टोफल की लेके चलो। वो मेरे टाइम में ऐसा था कि शायद मैंने 18 हज़ार जीआरई के दिए, तो 12 साढ़े 12 हज़ार मैंने टोफल के भी दिए थे। और ये तो तुम्हारा बेसिक हो गया। उसमें ऐसा होता है कि जब तुम जीआरई देते हो, तो तुम 4 यूनिवर्सिटीज़ को अपना टेस्ट स्कोर भेज सकते हो फ्री में। तो वो चीज़ तुमने फ्री में कर दी, तुमने अगर पहले से ही याद रखा है कि मैं किस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूँ स्कोर के बेसिस में, तो तुम वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम्हें किसी को भेजना है तो उसके एडिशनल चार्ज होते हैं। ठीक है, वो को अपना स्कोर भेजने के एडिशनल चार्ज होते हैं। टोफल में भी सेम चीज़ होती है। शायद बेसिक तुम एक या दो दो यूनिवर्सिटीज़ को शायद तुम भेज सकते हो, उसके अलावा स्कोर भेजने के एडिशनल चार्ज होते हैं। वो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया उसका कितना था, वो $50 शायद नहीं, फाइव एक डॉलर यूनिवर्सिटी फाइव का। डॉलर के आसपास। हाँ, 5 हो सकता है या 50, वो याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। और उसके अलावा यूजुअल मैंने ये देखा, जब तुम अप्लाई करते हो कॉलेजेस में, तो उनकी एप्लीकेशन फीस होती है। तो यूजुअल मैंने देखी है $90 to $100 ऑन एन एवरेज मैंने देखी है, कि मतलब 10,000 ज़्यादा मान के से, चलो फिर भी। हाँ, 10,000 पर कॉलेज होती है। हम्म। तो अब तुम बहुत सारे कॉलेजेस में कर रहे हो, तो वो उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे कॉस्ट तुम्हें फैक्टर इन करने पड़ेंगे कि इतना तुम्हारा खर्चा होगा। तो मेरे हिसाब से रफली लाख भर तो तुम्हारा आराम से खर्चा हो ही जाएगा, Exactly. अगर तुम 5-6 कॉलेजेस में अप्लाई करते हो, जीआरई टोफल देते हो। फिर उसके बाद वीजा का भी फीस होगा, राइट? हाँ,
फिर वीज़ा का अलग फीस होता है, शायद $180 तो होता है स्टूडेंट वीज़ा का फीस। उसके अलावा तुम एक सेविस फीस भी पे करते हो, वो मुझे याद नहीं अब कितना था। शायद $500 या ऐसे कुछ था, या $250 हो सकता है, बट अब याद नहीं है मुझे। हाँ। तो वो दोनों भी फीस पे करनी होती है। फिर उसके अलावा फिर कॉलेज की फीस और यहाँ रहने की फीस तो ऑब्वियसली वो तो काफ़ी होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो एमटेक की बात करें और एमएस की बात करें, लाइक कोई एवरेज बच्चा है थर्ड टायर कॉलेज में, तो उसके लिए एमटेक ज्यादा बेटर रहता है या एमएस ज्यादा बेटर रहता है, या फिर उसके किस चीज पे डिपेंड्स करता है, क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? देखो, मैं एमटेक में कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज मैंने नहीं करी है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने इतना पूछा किसी से, मेरे बहुत कम दोस्तों ने एमटेक शायद करी है। मेरे बैच के बहुत कम लोगों ने करी है। हाँ, मैक्सिमम लोग एमबीए में गए थे। तो एमटेक में मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो जैसे आईआईटीज के मैंने कोर्सेज देखे हैं, एनपीटीईएल में जो कोर्सेज होते हैं तुम्हारे, कोर्स मटेरियल जो है वो एट पार है यूएस के, जो पढ़ाया जा रहा है। बट डिफरेंस आता है लैब्स में। मैंने लैब्स देखी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है यूएस के कोर्सेज में, क्योंकि प्रोफेसर्स खुद से लैब्स डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा होता है कि तुम्हारा जो कोर्स है उसके साथ ही लैब भी अटैच्ड है। जो तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड तुम चीज़ें लैब में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक लैब अलग है एक कोर्स अलग है, वो साथ साथ चलता है। तो अगर कोई तुम्हें प्रोग्रामिंग वाली लैब्स है तो वो सारी चीज़ें कोर्स के साथ साथ ही चल रही होगी, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम इम्प्लीमेंट करना भी सीख रहे हो। ओके। प्रोजेक्ट भी है तो वो भी साथ साथ ही रिलेटेड टू टॉपिक चल रहा होगा। तो बहुत ही इंटुइटिव से कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है वो, मैंने एनपीटीईएल में कोर्सेज देखे तो एट पार विद यूएस है। बट जो उसके अलावा जो साइड में चीजें हो रही है, जो लैब्स तुम्हारी हो रही है, जो तुम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मैं यहाँ यूएस के कॉलेजेस में। वो मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ इंडिया के आईआईटीज वगैरह में कितना इंटरेस्टिंग है, क्या पता इम्प्रूव हो रहा हो धीरे धीरे। बट हम्म। अभी मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि इंडिया की एमटेक कितनी डिफरेंट है। हम्म। कॉस्ट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। हम्म। क्योंकि यूएस में अब अब तुम अगर किसी पब्लिक स्कूल से पढ़ते हो, जो पब्लिक स्कूल यूजुअली पब्लिक एंड प्राइवेट दो तरीके के यहाँ कॉलेजेस होते हैं। प्राइवेट होता है जो फुली प्राइवेट है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट ओन मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो पब्लिक स्कूल थोड़े सस्ते होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत महंगे होते हैं यहाँ भी हम्म। यूएस में। उनमें तुम मास्टर्स के लिए आराम से लेके चलो कि मतलब अगर तुम फुल ट्यूशन देखो, सब कुछ देखो, तो मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारा कितना खर्च होता है। तुम थोड़ा बहुत अपना स्कॉलरशिप के थ्रू थोड़ा पार्ट टाइम ऑन कैंपस पार्ट टाइम करके भी कुछ कर सकते हो। बट ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा कि 50 to 80 lakhs ट्यूशन फीस में खर्च हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो अगर तुम महंगे में जाते हो तो ऑन एन तो तुम्हारा आराम से 1 करोड़ तक का खर्चा हो सकता है। बट अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है और या फिर किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च का मौका मिल रहा है, तो तब थोड़ा सा कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऐसे भी आ जाती है कि अगर तुम समर में तुम्हारी अच्छी इंटर्नशिप लगी तो वहां से भी थोड़ा पैसा आ जाता है, जो कि तुम अपने कोर्स वर्क के लिए या फिर अपने रहने के खर्चे के लिए यूज कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, कितना परसेंट चांसेस है कि स्कॉलरशिप मिल जाता है? मैंने ऐसा सुना है कि मास्टर्स में इतना ज्यादा नहीं मिलता है, पीएचडी में काफी ज्यादा मिल जाता है, काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। पीएचडी तो ऑलमोस्ट मतलब पेड होती है, कि हाँ। तुम्हें पीएचडी में कुछ स्टाइपेंड मिल रहा होता है। उसके एग्जैक्टली। लिए तुम्हें काम जरूर करना पड़ेगा, तुम्हें टीचिंग असिस्टेंट का काम करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें ना मिले थोड़ा स्टाइपेंड, क्योंकि तुम इनिशियली एकदम जाके नहीं वहाँ टीचिंग असिस्टेंट बन सकते। तुम्हें कोर्स वर्क करना पड़ता है, जब तुम कर लेते हो कोर्स वर्क थोड़े से तब तुम्हें टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाती है। उसके अलावा अगर तुम्हें रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाती है तब तुम्हें एज ए टीचिंग असिस्टेंट वाला काम नहीं करना पड़ता, तब तुम्हें डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करके ही पैसे मिल जाते हैं। तो पीएचडी तो ऐसी होती है यूएस में। मास्टर्स में हाँ बहुत डिफिकल्ट है, कम्पिटेटिव हो जाता है मास्टर्स में। बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने को यहाँ पे,
कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में तो और कम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ने तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का तो तुम ले सकते हो कि इलेक्ट्रिकल में अगर एक बच्चा है तो कंप्यूटर साइंस में 50 बच्चे एडमिट हुए हैं। तो ओके। कंप्यूटर साइंस तो इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाती है। इलेक्ट्रिकल में भी कम्पिटिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले प्रोफेसर तुम्हें इतने इजीली काम नहीं देंगे। काम तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने कोर्सेज नहीं लिए हैं। तो हम्म। एकदम से तुम्हें स्कॉलरशिप्स अगर मिल रही है तो वो मेरिट बेस पे मिलती है, जिसमें बहुत कंपटीशन होता है कि तुम्हारा जीआरई स्कोर अच्छा हो, तुम्हारे बैचलर्स में बहुत हाई जीपीए हो, तब जाके तुम्हें थोड़ी बहुत कुछ स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके। बट वो भी मतलब चांस की बात है, क्योंकि बहुत कंपटीशन हो जाता है मास्टर्स में तो। मैं बट बात अगर करूँ। तुम या कंटिन्यू। अगर तुम मतलब अच्छा स्कोर लाओ अपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो तुम प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकते हो कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ काम, जिसमें प्रोफेसर्स ऑफर करते हैं कि तुम कोर्स ग्रेडिंग वगैरह कर लो। तो अगर तुम मतलब क्लास में अच्छे ग्रेड लाए हो तो तुम्हें चांस मिल जाता है कि तुम एज अ ग्रेडर काम कर लो। ओके। या फिर ग्रेडर नहीं तो दो तीन और पोजीशंस होती हैं प्रोफेसर के अंडर जिसमें तुम काम कर सकते हो। तुम टीचिंग असिस्टेंट तो नहीं बन सकते क्योंकि वो तो एक पीएचडी वाला ही बनता है, बट तुम एज अ ग्रेडर काम कर सकते हो। ओके, ग्रेडर का क्या काम होता है एग्जैक्टली? जो तुम्हारे होमवर्क्स होते हैं, जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं, उनको ग्रेड करना होता है। ओके, ग्रेट। सो एकेडमिक्स की बात करें वैसे में तो कितना फोकस करते हैं कि एग्जाम वाले मार्क्स पे थ्योरेटिकल, और कितना परसेंटेज प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसका कितना कितना वेटेज होता है? अराउंड डिपेंड करता है कोर्स वर्क कैसा है। वो एडवांस लेवल के कोर्सेज में एग्जाम्स पे काफ़ी फोकस किया जाता है, बट कम से कम 30% वेटेज तो तुम्हारे बाकी चीज़ों को दी जाती है। जैसे तुम्हारे होमवर्क प्लस लैब्स, इन सबको कम से कम 30% वेटेज तो दी जाती है। बट काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें होमवर्क लैब प्रोजेक्ट को 50-60% वेटेज भी दी जाती है। ओके। जिसमें फाइनल एग्जाम्स को बस दो एग्जाम्स भी हो रहे हैं तो उसमें एक एग्जाम को 15% और फाइनल एग्जाम को तुम 35% वेटेज दे दो। ओके। ओके। ओके।